वीडियो जो ये बता रहा है कि सीज फायर बढ़ाने के ऐलान के बावजूद कभी भी कुछ भी हो सकता है और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि पहले हमला करेगा कौन। दूसरे राउंड के युद्ध की नौबत आई तो ईरान बहुत बड़े हमले के लिए तैयार है और ईरान की मिसाइलों और उसके ड्रोन का नया खौफ अमेरिका के पावर सेंटर तक पहुंच चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी खुफिया अफसरों के हवाले से ये रिपोर्ट दी है कि ईरान की 70% मिसाइल अभी बची हुई है। ईरान के 60% से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर अभी भी बाकी हैं। साथ ही उसके अटैक ड्रोन का स्टॉक 40% बचा हुआ है। ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसकी मिसाइल पावर में कोई कमी नहीं आई है और उसका ड्रोन उत्पादन भी तेजी से बढ़ रहा है। इनके कारखाने ईरान के उन मिसाइल अड्डों में चल रहे हैं जो अमेरिका और इजराइल की मिसाइलों से काफी दूर हैं। IRGC ने कह दिया कि अब छोटे वॉरहेड नहीं बल्कि बड़े वॉरहेड वाली मिसाइल ही दागी जाएंगी। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स अब हर मिसाइल को 1000 किलो के वॉरहेड से लैस कर रही है। 1000 किलो का वॉरहेड यानी 1 टन का ऐसा बम जो जहां फटता है वहां हर चीज को धुएं और धूल में तब्दील कर देता है, जलाकर राख कर देता है। ऐसी मिसाइलों ने तेल अवीव में धमाके किए और खाड़ी देशों में अमेरिका के अड्डों पर धमाके किए और अब इनका खौफ बना हुआ है क्योंकि इन हमलों को रोकने में अमेरिका और इजराइल डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हुए थे। इसमें कोई शक नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने इस युद्ध को लेकर जो सोचा था वैसा हुआ नहीं। दोनों के जंगी प्लान को ईरान की मिसाइल पावर पूरी तरह से भस्म कर चुकी है और इसलिए ईरान के मिसाइलों के नए स्टॉक को लेकर अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है। ईरान ने 1 टन के वॉरहेड के लिए अब तक 4 मिसाइलों का इस्तेमाल किया। पहली है खुर्रम शहर 4, दूसरी है इमाद, तीसरी है सेजल और चौथी है शहाब 3। इन चारों मिसाइलों से अब ईरान ने लगातार इजराइल को बड़े झटके दिए हैं। ईरान ने पहले ही कह दिया था कि ये युद्ध अमेरिका और इजराइल ने शुरू किया था, लेकिन इस जंग को खत्म ईरान करेगा और इसके लिए ईरान ने अपनी मिसाइल ब्रिगेड पर ही सबसे ज्यादा भरोसा किया। सीज फायर में ईरान के मिसाइल स्टॉक को लेकर फिक्र लगातार बढ़ती जा रही है। साफ है कि खाड़ी में यह तनाव जितना लंबा चलेगा उतना ज्यादा दुनिया की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का युद्ध जितना लंबा चलेगा यह अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्था को उतना ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। साथ में खाड़ी देशों का तेल उद्योग पहले ही पूरी तरह ठप पड़ चुका है। अगर जंग दोबारा भड़की तो क्या होगा? क्या दुनिया एक और जंग के लिए तैयार है? पश्चिम एशिया में युद्ध के घातक परिणाम। सीज फायर का बढ़ना पहली नजर में राहत की खबर लगती है, लेकिन असल कहानी इसके पीछे छिपे तनाव की है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ये कोई स्थायी समाधान नहीं है बल्कि एक अस्थायी ब्रेक है। ईरान पर दबाव जारी है और उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। अगर ईरान का प्रस्ताव अमेरिका को खुश नहीं करता तो ये सीज फायर कभी भी खत्म हो सकता है। ऐसे में यह पूरा क्षेत्र बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, जहां एक चिंगारी पूरे पश्चिम एशिया को फिर से युद्ध की आग में झोंक सकती है और इस आग का असर कई देशों को झुलसा सकता है। लेकिन कैसे, ये समझने से पहले हमें पश्चिम एशिया के भूगोल को समझना होगा। पश्चिम एशिया एशिया महाद्वीप का
वो अहम हिस्सा है जिसे आमतौर पर मिडिल ईस्ट कहा जाता है और जो दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था का केंद्र बना हुआ है। ये क्षेत्र यूरोप, अफ्रीका, मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के बीच एक रणनीतिक पुल की तरह काम करता है। इसलिए यहाँ की हर हलचल वैश्विक असर पैदा करती है। भौगोलिक रूप से ये इलाका भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, फारस की खाड़ी, अरब सागर, लाल सागर और अदन की खाड़ी से घिरा हुआ है, जो इसे समुद्री व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनाता है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, तुर्की और यूएई जैसे बड़े देश इस क्षेत्र का हिस्सा हैं, जिनके पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार मौजूद हैं। यही वजह है कि पश्चिम एशिया सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि ऊर्जा व्यापार और वैश्विक शक्ति संतुलन का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। और अगर यहाँ दोबारा युद्ध भड़कता है तो सबसे बड़ा झटका ऊर्जा सेक्टर को लगेगा और इसके असर से कोई भी देश अछूता नहीं रहेगा। पश्चिम एशिया दुनिया के कुल तेल उत्पादन का करीब 30% हिस्सा देता है और यही वजह है कि यहाँ की हर हलचल सीधे ग्लोबल मार्केट को हिला देती है। भारत अपनी करीब 85% तेल जरूरत आयात के जरिए पूरी करता है, जिसमें से 50% से ज्यादा हिस्सेदारी इस क्षेत्र से आती है। जैसे ही तनाव बढ़ता है, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आता है, जो तुरंत पेट्रोल और डीजल के दामों में दिखाई देता है। इसका असर सिर्फ ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की हर चीज महंगी होने लगती है। अगर ये संघर्ष लंबा चलता है तो असर सिर्फ तेल और महंगाई तक सीमित नहीं होगा, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन को भी गहरा झटका लगेगा। पश्चिम एशिया से गुजरने वाले समुद्री रास्ते, खासकर हॉर्मुज, दुनिया के सबसे अहम ट्रेड रूट्स में गिना जाता है। यहाँ से रोजाना लाखों बैरल तेल और भारी मात्रा में सामान दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुँचता है। जैसे ही युद्ध का खतरा बढ़ता है, शिपिंग कंपनियां अपने रूट बदलने लगती हैं या बीमा प्रीमियम बढ़ा देती हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन की लागत कई गुना बढ़ जाती है। भारत के लिए यह सीधा असर निर्यात और आयात दोनों पर डालता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, उर्वरक और खाद्य तेल जैसे जरूरी सामान महंगे हो सकते हैं। अगर हालात और बिगड़े तो ये वैश्विक मंदी की आहट भी बन सकता है, जिसका असर हर घर तक महसूस होगा। सुरक्षा के लिहाज से भी ये संघर्ष भारत के लिए चिंता का विषय बन सकता है। पश्चिम एशिया में लाखों भारतीय काम करते हैं और युद्ध की स्थिति में उनकी सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। पहले भी ऐसे हालात में भारत को बड़े स्तर पर अपने नागरिकों को निकालना पड़ा है। इसके अलावा आतंकी गतिविधियों के बढ़ने का खतरा भी रहता है, जो क्षेत्रीय स्थिरता को और कमजोर कर सकता है। रणनीतिक तौर पर भी भारत एक मुश्किल संतुलन में फंस सकता है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल के साथ उसके मजबूत रिश्ते हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ भी महत्वपूर्ण कनेक्शन है, खासकर ऊर्जा और कनेक्टिविटी के मामले में। ऐसे में युद्ध की स्थिति भारत को एक जटिल कूटनीतिक परीक्षा में डाल सकती है। यानी सीज फायर का बढ़ना फिलहाल राहत जरूर है, लेकिन अगर यह अस्थायी शांति टूटती है तो इसका असर सीमाओं से बहुत दूर तक महसूस होगा। क्यों फेल हुई ईरान अमेरिका की बातचीत? क्यों फिर शुरू हुई ईरान अमेरिका में हॉट टॉक? दुनिया के लिए यह घड़ी अनिश्चितता से भरी है, क्योंकि पश्चिम एशिया में हालात हर घंटे बदल रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत इसलिए फेल हुई क्योंकि जमीन पर हो रही कार्रवाइयों ने कूटनीति को कमजोर कर दिया। चंद घंटों पहले अमेरिका ने सीज फायर बढ़ाने का ऐलान किया, लेकिन साथ ही ईरान के खिलाफ हॉर्मुज के आसपास
नाकाबंदी जारी रखी, जिससे ईरान का तेल निर्यात प्रभावित हुआ। ईरान ने इसे युद्ध विराम का उल्लंघन बताया और कहा यह युद्ध अपराध है। यही नहीं, 19 अप्रैल को अमेरिकी नौसेना ने ओमान की खाड़ी के पास ईरानी कार्गो जहाज टोस्का को कब्जे में ले लिया, जिसे तेहरान ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया। इन दोनों घटनाओं ने भरोसे को पूरी तरह से खत्म कर दिया। नतीजा ये हुआ कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान की मध्यस्थता में चल रही शांति वार्ता बिना किसी ठोस नतीजे के टूट गई और दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। इस तनाव को ईरान की चेतावनी से समझिए। ईरान के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने साफ कहा है, अगर इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुई तो जवाब पहले से तय ठिकानों पर पूरी ताकत से दिया जाएगा। ईरान की फौज लंबे समय से पूरी तरह तैयार है और ट्रिगर पर है। बच्चों का कत्ल करने वाले ज़ायोनिस्ट शासन को पहले से भी कड़ा सबक सिखाया जाएगा। यही नहीं, सीज फायर के इस दौर में ईरान किसी भी तरह की नरमी दिखाने के मूड में नहीं है। सीज फायर के इस दौर में ईरान अपने इरादे और ताकत दोनों का खुलेआम प्रदर्शन कर रहा है। तेहरान के रेवोल्यूशन स्क्वायर पर हजारों लोगों के बीच खुर्रम शहर 4 मिसाइल को सार्वजनिक तौर पर दिखाया गया, जो ईरान की लंबी दूरी की मारक क्षमता का सिंबल मानी जाती है। इसके साथ ही फतेह 110 बैलिस्टिक मिसाइल को भी लॉन्च पोजीशन में लाकर ताकत का संदेश दिया गया। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब सीज फायर की समय सीमा खत्म होने वाली थी। सड़कों पर ईरानी लड़ाकों की रैली और हथियारों का प्रदर्शन साफ संकेत देता है कि तेहरान पीछे हटने के मूड में नहीं है, बल्कि किसी भी संभावित टकराव के लिए पूरी तरह तैयार है।